हम में से प्रत्येक परिवार अपने निवास की प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए जिस आर्थिक स्रोत पर निर्भर रहता है, उसे उसकी आमदनी के रूप में देखा जाता है। उसके परिवार में यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार से परिवार के आर्थिक समीकरणों में सहयोग करते हैं, तो वह परिवार की समृद्धि में विशेष भूमिका निभाता है। परिवार की वास्तविक आमदनी के स्रोत किस प्रकार से कार्य करते हैं एवं इनको हम किस विधि के द्वारा उत्तम बना सकते हैं, यह इस अध्याय का मुख्य लक्ष्य है। यह अध्याय आपको हृदय से स्पर्श करता हुआ लाभान्वित करने का एक प्रयास है। चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 5, पारिवारिक आमदनी के स्रोत। परिवार को प्रतिमाह इतना आर्थिक लाभ मिलना चाहिए कि वह एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके एवं परिवार के आनंद का अनुभव भी कर सके। हमारा परिवार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा परिवार ही होता है। जब हम नेटवर्क व्यवसाय से अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हमारे परिवार से हमें सहयोग मिलना कुछ कठिन सा होता है। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर अधिकांश परिवार इस व्यवसाय के विरोधी बन चुके हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कोई हानि ना मिली हो, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका जीवन प्रभावित अवश्य ही हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। किसी भी शिक्षा संस्थान से प्राप्त शिक्षा को समान भाव से उपयोग करना प्रत्येक छात्र के लिए संभव नहीं हो पाता। वह अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार प्राप्त शिक्षा का उपयोग अवश्य करता है, किंतु वास्तविक स्तर को प्राप्त करने में लगभग असफल ही रहता है। यदि हम औसत रूप से देखें, 100 छात्रों में से शीर्ष के 15 छात्रों को अपने रोजगार को प्राप्त करने में कोई विशेष समस्या नहीं आती है। अगले लगभग 15 से 20 छात्रों को थोड़े से परिश्रम के उपरांत संतोषजनक व्यवसाय मिल जाता है, किंतु बाकी के लगभग 70% छात्रों का जीवन कठिनाई से ही गुजरता है। जीवन में जब वे अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनका नकारात्मक भाव समाज के प्रति विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में या तो वे अपने समय का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर एक ऐसे विकल्प की खोज करते हैं जो उनको सही प्रशिक्षण दे सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। शीर्ष के 15 छात्रों का बौद्धिक स्तर उच्च श्रेणी का होता है, किंतु यह सभी अच्छे संस्थानों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और एक अच्छे वेतन की प्राप्ति भी अर्जित कर लेते हैं। इनका जीवन सुखद भाव से व्यतीत होता है और साथ ही इनका परिवार भी स्वस्थ ही रहता है। एक स्वस्थ परिवार स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। ऐसे बौद्धिक बल की आवश्यकता समाज को जिस रूप में चाहिए वह समाज को प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि समाज का यह वर्ग अपने जीवन को एक अलग ही स्वरूप में जीने का आनंद लेता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी उच्च पदों पर आसीन अधिकारीगण मूल रूप से एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं एवं इनकी प्रशिक्षण शैली भी उच्च कोटि की होती है, परंतु इनका सहयोग समाज के प्रशिक्षण को न्यूनतम ही प्राप्त हो पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का उद्योग उत्कृष्ट प्रशिक्षण शैली का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि इस उद्योग को चलाने के लिए जो लोग इससे जुड़ते हैं उनका बौद्धिक स्तर पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हुआ होता। जो पहले से ही आर्थिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, वह बहुत कम बौद्धिक स्तर का उपयोग कर पाता है। उसे कल्पना की एक उड़ान दिखाकर मूर्ख बनाया जाता है और एक अंधेरी गुफा में लाकर छोड़ दिया जाता है। इस अंधेरी गुफा में पहले से ही असंख्य लोग भटक रहे होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि किसी भी क्षण उन्हें प्रगति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार के समीकरणों को देखते हुए अधिकांश परिवार इस उद्योग से स्वयं को दूर रखना ही लाभकारी मानते हैं। उन्हें लगता है कि वह जिस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उनके लिए वही श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यापार करना बच्चों का खेल नहीं होता।
अब यदि परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय से जुड़ता है तो उसको सबसे पहले अपने ही पारिवारिक सदस्यों का विरोध झेलना पड़ता है। यदि वह अपने हठ के द्वारा कुछ समय तक इस व्यवसाय को करने में सक्षम भी हो जाता है तो भी बहुत कम ऐसा होता है कि उसे एक सुखद जीवन की प्राप्ति हो सके। यदि हम इस उद्योग के आंकड़े पर दृष्टि डालें तो हमें सरलता से यह ज्ञात हो जाएगा कि इस उद्योग में 90% लोग केवल दौड़ते हैं और 10% लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं। इस उद्योग में एक लंबी अवधि तक स्थिर रहना एक सामान्य व्यक्ति के लिए सरल नहीं होता है, क्योंकि उसे अपने आर्थिक संकटों से स्वतंत्रता का शीघ्रता से प्राप्त करने का आश्वासन दिया जाता है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। यह अभी के समय की सत्यता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना अपने समय को व्यर्थ में गंवाना ही है। परंतु यदि आपको इस व्यवसाय का सही प्रशिक्षण एवं ज्ञान प्रदान कर दिया जाए तो मात्र 1 वर्ष में ही आप अच्छी धनराशि अर्जित करने के योग्य बन सकते हैं। एक छोटे ही कथा के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक गांव में एक योग्य पुरोहित रहा करते थे। उनका बौद्धिक बल सामान्य से बहुत अच्छा था। उनके राज्य के राजा अहंकारी थे और स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। अधिकांश लोगों को वह अपमानित कर चुके थे। राज्य के कुछ बुद्धिजीवी इन पुरोहित जी के पास इस विषय पर मंत्रणा करने के लिए पहुंचे। सभी ने मिलकर पुरोहित जी से निवेदन किया कि आप कोई ऐसी युक्ति निकाले जिससे हम इस अहंकारी राजा से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकें। पुरोहित जी ने बड़े सम्मान के साथ सबको आश्वासन दिया और कहा कि आप राजा तक एक संदेश पहुंचाएं कि उनका बौद्धिक बल पूरे राज्य में श्रेष्ठ है और उन्हें पराजित करना किसी के लिए सरल नहीं है। हमारा राज्य आपके बौद्धिक बल का प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता है, इसके लिए आप एक बुद्धि बल परीक्षा आयोजित करें और पूरे राज्य को निमंत्रण दें। इस प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा उसे आप सम्मानित करेंगे। राज्य के सभी बुद्धिजीवियों ने राजा के समक्ष प्रस्ताव रखा और उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए तैयार कर लिया। राजा ने राज्य के गुरु से निवेदन किया वे एक अच्छा दिन देखकर इस प्रतियोगिता का आयोजन कराएं। एक शुभ दिल का निर्णय लिया गया और प्रतियोगिता को आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के सभी निवासियों को प्रतिभागी बनने का निमंत्रण दिया गया। राजा ने यह घोषणा की कि जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान किया जाएगा। सभी बुद्धिजीवियों ने इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और धीरे धीरे सभी पराजित होते चले गए। अंत में पुरोहित विजयी हुए। अब उनको राजा के समक्ष अपने बुद्धि कौशल का प्रदर्शन करना था। पहला प्रश्न राजा ने पुरोहित से किया कि वह कौन सी वस्तु है जो समय बीतने के साथ घटती है किंतु उसी समय उसकी सीमा भी बढ़ती है। प्रश्न वास्तव में प्रशंसनीय था, किंतु पुरोहित जी ने सहजता से इसका उत्तर दिया, मानव का भौतिक शरीर। यह सुनकर राजा भी प्रसन्न हो गए। राजा ने पुरोहित से कहा, आप वास्तव में श्रेष्ठ बुद्धि कौशल के स्वामी हैं। कृपया आप स्वतंत्र भाव से जो इच्छा हो वह मांग लें। पुरोहित ने एक आकृति को राजा के समक्ष रखा। इस आकृति में 64 गुना 64 के वर्गाकार आकृतियों के समूह थे। पुरोहित जी ने कहा कि हे राजन, पहले खाने में आप गेहूं का एक दाना रखें, उसके उपरांत दूसरे में 2 दानों को रखें, उसके उपरांत हर अगले वर्गाकार स्थान पर पिछले स्थान से 2 गुनी संख्या के बराबर दानों को रखें। जब यह पूरी आकृति समाप्त हो जाएगी और जितना गेहूं प्राप्त होगा कृपया मुझे वह प्रदान कर दीजिएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पुरोहित महोदय, कृपया आप धन, स्वर्ण इत्यादि ले लीजिए, गेहूं तो हम वैसे भी आपको दे सकते हैं। किंतु पुरोहित ने विनम्र भाव से कहा कि हे राजन, आप मुझे कृपया वही दीजिए जिसकी मुझे आवश्यकता है। राजा ने इसे सहृदय स्वीकार कर लिया और अपने मंत्री को आदेश दिया कि पुरोहित जी की इच्छा को पूरा किया जाए।
पूरा राज्य यह देखकर आश्चर्यचकित था कि पुरोहित महोदय वास्तव में मूर्ख है या कोई बड़ी योजना उनके मस्तिष्क में चल रही है। कार्य की योजना के अनुसार गेहूं के दोनों को संख्या के अनुसार एकत्र करना प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में संख्या बहुत छोटी लग रही थी, किंतु धीरे धीरे यह संख्या एक विकराल रूप लेने लगी। कुछ ही समय के उपरांत ऐसी स्थिति आ गई कि राज्य में उपलब्ध सारा गेहूं समाप्त हो गया, किंतु अभी भी बहुत सारे स्थान रिक्त थे। गेहूं को उपलब्ध कराने के लिए राजा ने अपने राजकोष को खोल दिया और जितना जहां से गेहूं प्राप्त हुआ उसे खरीदने का आदेश दे दिया। धीरे धीरे स्थिति और भयावह रूप लेने लगी और एक ऐसा संख्या बल प्राप्त हो गया जहां पर राजा पूर्ण रूप से पुरोहित जी की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में राजा ने पुरोहित जी से क्षमा मांगते हुए अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया और अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति से पुरोहित जी को राजा नियुक्त किया गया, किंतु पुरोहित जी ने बड़ी विनम्रता से राजा से कहा कि हे राजन, इस स्थान के वास्तविक अधिकारी आप ही हैं, किंतु आपसे एक निवेदन है कि आप सदैव प्रजा के हित में ही सोचे। राज्य के सभी लोग आपसे तभी प्रेम करेंगे जब आप उनके प्रति समर्पण भाव से कार्य करेंगे। राजा ने पुरोहित जी को अपने राज्य का विशेष सलाहकार नियुक्त किया और प्रजा को आश्वासन दिया कि भविष्य में वह जो भी कार्य करेंगे पुरोहित जी के निर्देशानुसार ही करेंगे। इस कथा से आपको एक बात समझनी है कि किसी भी बड़े कार्य को परिणाम देने के लिए प्रारंभ में बुद्धि कौशल का विशेष उपयोग करना आवश्यक होता है। समय बीतने के साथ साथ कार्य इस प्रकार से प्रगति करे कि वह पर्वत के समान आकृति वाला एक मंच तैयार कर सके। यदि आप इस कथा में बताए गए संख्या बल को गणित के अनुसार लिखना प्रारंभ करेंगे तो 42वें स्थान तक पहुंचते पहुंचते जो संख्या आपको प्राप्त होगी वह धरती से चंद्रमा के मध्य की दूरी होगी। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने परिवार की आजीविका के विषय में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें एक बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार प्राप्त धनराशि भी बढ़नी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रेष्ठ बौद्धिक बल नहीं होता, किंतु यदि समान बौद्धिक स्तर के लोग एकत्र हो जाएं तो यह अविश्वसनीय सफलता को प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। हमारा परिवार हमारे लिए बहुमूल्य भूमिका निभाता है। समय बदलने के साथ साथ समाज जिन परिवर्तनों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है उनका अनुकरण करना आवश्यक होता है। अपनी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रत्येक नवीन विकल्प का सम्मान करते हुए उसकी उपयोगिता को जानना आवश्यक हो जाता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हम जिस जीवन शैली का निर्वाह कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से हमारे लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए, परंतु वह सदा बदलाव की मांग अवश्य करती है। वर्तमान जीवन शैली में हमारा परिवार हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका हर प्रकार से प्रस्तुत करता है, किंतु उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें उसे उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, जिसके द्वारा हम हमारी आजीविका को सदैव बढ़ाते रहें। मूल रूप से एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की आजीविका के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्य छोटे एवं बड़े स्तर पर परिवार के लिए प्रगति का कारक होता है। ऐसा सदैव संभव नहीं हो पाता कि परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से धन अर्जित कर सके, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सभी परिवार की आजीविका में सहयोगी सदैव रहते हैं। परिवार की आर्थिक प्रगति के स्रोत कई प्रकार से उपलब्ध हो सकते हैं। आवश्यकता है उसके विषय में सही ज्ञान एवं उचित मार्गदर्शन की। सामान्य तौर पर यदि हम वर्तमान पारिवारिक ढांचे को देखते हैं तो हमें आपस में संतुलित तालमेल बहुत कम दिखता है। परिवार में मुखिया कहा जाने वाला व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा धन अर्जित करता है तो वह अपने को श्रेष्ठ मान बैठता है। वहीं दूसरी ओर गृहिणी जो घर को सुव्यवस्थित करने में पूरे समर्पण भाव से कार्य करती है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।
घर में यदि बुजुर्ग है तो उनके प्रति भी कुछ उदासीनता अधिकांश देखी जाती है। इन सभी समस्याओं के पीछे का मुख्य कारक पारिवारिक जुड़ाव में कमी का होना संकेत करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य श्रृंखला की एक कड़ी के समान कार्य करता है और इसका भरपूर लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। यह जुड़ाव कम होने का मुख्य कारण आर्थिक समीकरण ही बनता है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य आजीविका में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दे तो वह मानसिक रूप से व्यस्त हो जाएगा और परिवार के कार्यों में सहयोगी भी बन पाएगा। वास्तव में परिवार का प्रत्येक सदस्य यह स्वयं ही नहीं जानता कि वह परिवार के लिए किस प्रकार से सहयोगी बन सकता है। परिवार एक ऐसी संरचना होती है जिसे सदैव एक सूत्र में बंधे रहना होता है, क्योंकि इस सूत्र के प्रत्येक कड़ी किसी न किसी रूप में परिवार एवं समाज के लिए उपयोगी होती है। जो भी व्यक्ति अपने परिवार में पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोगी बनने का प्रयास करता है, समाज में उसकी विशेष प्रतिष्ठा भी बनती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आर्थिक रूप से संपन्नता अत्यंत आवश्यक होती है, जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लिया जाता है। किंतु इन बातों का उचित ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को आधार मानकर परिवार की ओर देखते हैं तो हमारा अनुभव अधिकांश कड़वा ही होता है। हम अपने नेटवर्क को समाज के साथ जोड़कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, परंतु अपने ही परिवार के सदस्यों को समझाने में असमर्थ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास मूल रूप से उसे निर्मित करने के लिए सही प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम बाजार से किसी प्राप्ति की अपेक्षा हेतु अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें बाजार की वास्तविकता का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। नेटवर्क बनाते समय हमें सबसे पहले इस बात का अनुमान लग जाना चाहिए कि हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पूरे समूह के अंदर पारदर्शी लेनदेन होना आवश्यक होता है। यदि हम किसी स्वार्थ को केंद्र मानकर अपने समूह का निर्माण करते हैं तो यह एक अल्पकालीन लाभ प्रदान करता है। बदलते परिवेश को समझना एवं उसे अपने व्यवसाय से जोड़ना परम आवश्यक होता है। यह हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय के द्वारा एक अच्छी धनराशि का सृजन किया जा सकता है, परंतु यह धनराशि प्राप्त करने के लिए हमें उस योग्यता को अर्जित करना आवश्यक हो जाता है जो हमारे लिए आवश्यक होती है। परिवार का एक दिशा में कार्य करना सबसे बड़ी योग्यता की ओर संकेत करता है। सामान्य तौर पर किसी भी व्यवसाय में यदि प्रारंभिक स्तर पर आर्थिक लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है तो परिवार एवं समाज में हमें विशेष सम्मान मिलना भी प्रारंभ हो जाता है, किंतु ऐसा होने का औसत बहुत कम ही होता है। जब हम किसी व्यवसाय को बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के प्रारंभ करते हैं तो उससे आर्थिक लाभ अर्जित करने में हमें कठिनाई स्वाभाविक तौर पर आती है। इसके लिए हमारे अंदर धैर्य की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि हम आपसे यह कहें कि दुनिया के सभी धन्यवाद लोग जो एक उद्योगपति भी हैं, उन सभी का इस उद्योग के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। एक व्यक्ति ने व्यापारी बनने के लिए एक उत्पाद का चयन किया जिसका उपयोग प्रत्येक घर में प्रतिदिन होता है। उसने इसके लिए एक माचिस को बेचने का निर्णय लिया। प्रत्येक माचिस उसने 25 पैसे के लाभ से बेचना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन उसकी 100 माचिस बिकने लगी और 25 रुपए का शुद्ध लाभ वह कमाने लगा। यह देखकर एक अन्य व्यापारी ने भी माचिस बेचने का निर्णय लिया। उसने सर्वप्रथम उपभोक्ताओं की मानसिकता को जानने का प्रयास किया और शीघ्र ही यह पता लगा लिया कि माचिस के दुरुपयोग में एक बहुत बड़ा लाभ छिपा है जो लोग स्वाभाविक तौर पर ही करते हैं।
उसने इसका लाभ उठाकर केवल 1 पैसे के लाभ के साथ माचिस को बेचना प्रारंभ किया। पहले व्यापारी की 100 माचिस प्रतिदिन सरलता से बिक रही थी। दूसरे व्यापारी ने अपना व्यापार कुछ दूरी पर प्रारंभ किया और 1 पैसे के लाभ के साथ माचिस बेचनी प्रारंभ की। सस्ती माचिस होने के कारण उसकी बिक्री बहुत तीव्र गति से बढ़नी प्रारंभ हो गई और उसकी प्रतिदिन 1000 माचिस बिकनी प्रारंभ हो गई। जब यह बात पहले व्यापारी को पता चली तो वह मुस्कुराया और कहने लगा कि केवल 100 माचिस बेचकर मैं प्रतिदिन 25 रुपए कमा रहा हूं और वह 1000 माचिस बेचकर केवल 10 रुपए ही कमा रहा है। पहले व्यापारी ने इस समीकरण को हास्य व्यंग में उड़ा दिया। क्योंकि उसने व्यापारिक सोच का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह भविष्य को नहीं पढ़ पाया। दूसरे व्यापारी के 1000 ग्राहक प्रतिदिन उससे माचिस खरीदने लगे, तब उसने अपनी प्रत्येक माचिस में 2 पैसे का लाभ लेने का निर्णय लिया। ग्राहकों ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई, किंतु दूसरे व्यापारी को इस छोटे से परिवर्तन से प्रतिदिन 20 रुपए का लाभ होना प्रारंभ हो गया। पहला व्यापारी अभी भी अपने पुराने तरीके से माचिस बेच रहा था। कुछ समय के उपरांत दूसरे व्यापारी ने माचिस का शुल्क 3 पैसे लाभ के साथ बेचना प्रारंभ कर दिया, जिसका ग्राहकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु अब वह प्रतिदिन 30 रुपए कमा रहा था। पहला व्यापारी अभी भी 25 रुपए के आसपास ही अपनी कमाई कर रहा था। दूसरे व्यापारी ने ग्राहकों की संख्या देखकर एक दूसरे उत्पाद को भी अपने साथ जोड़ लिया और कुछ ग्राहकों को उसका वह उत्पाद भी पसंद आया। क्योंकि वह अब माचिस से अतिरिक्त लाभ कमा रहा था, तो उसने दूसरे उत्पाद से भी लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली गई और उसका व्यापार प्रगति प्राप्त करने लगा। उसकी प्रगति को देखकर पहला व्यापारी अपने उत्साह को कुछ खोने लगा, परंतु अपने अंदर उसने किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। समय बीतने के साथ साथ दूसरे व्यापारी ने कई उत्पादों को बेचना प्रारंभ कर दिया और कुछ अन्य कर्मचारी अपनी दुकान पर नियुक्त कर दिए। दूसरा व्यापारी अब केवल लेन देन का कार्य देखने लगा और उसके अधीनस्थ कर्मचारी सामान को ग्राहकों को देने लगे। दूसरे व्यापारी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को घर भेजने की निःशुल्क व्यवस्था प्रारंभ कर दी, किंतु उसने वस्तुओं के लाभ को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया, जिससे वह अपने खर्चों को नियंत्रित रख सके। धीरे धीरे दूसरा व्यापारी बाजार में प्रचलित होना प्रारंभ हो गया और बड़े व्यापारियों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया। अब उसने अपनी दुकान के नाम को उपयोग करते हुए एक और दुकान खोल ली, जिसमें उसने एक व्यक्ति को लेन देन के लिए नियुक्त कर दिया। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने अधिक सामान थोक विक्रेताओं के रूप में खरीदना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका लाभ प्रतिशत बढ़ना प्रारंभ हो गया। पहला व्यापारी अभी भी अपने पुराने तरीके को उपयोग कर रहा था और अपने सीमित ग्राहकों के साथ व्यापार कर रहा था। पहला व्यापारी अभी भी छोटे व्यापारियों की श्रेणी में गिना जाता था और अब वह अपने खर्चों को भी संभालने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहा था। आपने इन दोनों व्यापारियों के माध्यम से यह जाना कि व्यापार करना एवं व्यापारिक सोच को निर्मित करना दोनों अलग अलग बिंदु होते हैं। ठीक इसी प्रकार संगठन की रचना करना एवं उसको एक संगठित रूप में दिशा देना दोनों अलग अलग कार्य होते हैं। संगठन की रचना करते समय हमें उसके दूरगामी भविष्य को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। संगठन निर्माण के समय हमें हमारी व्यापारिक सोच को विशेष रूप से विकसित करना आवश्यक होता है। इस व्यापारिक सोच को हमें सर्वप्रथम अपने परिवार की छोटी छोटी आशाओं को पूरा करने के रूप में विकसित करना होता है। हमें छोटे छोटे स्तर पर अपनी उपयोगिता को परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ना होता है। ऐसा स्वाभाविक तौर पर हो जाता है कि जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना रहे होते हैं तो हमें अपने संबंधी भी ध्यान में रखने पड़ते हैं।
हमारे कुछ संबंधी हमसे सहयोग की भावना रखते हैं और कुछ स्वाभाविक तौर पर दूरियां बनाकर रहते हैं। हमें सबसे पहले अपने सहयोगी संबंधियों का विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। इसके साथ ही हमें उन संबंधों के विषय में भी जानकारी एकत्र करनी होती है जो किसी भी कारणवश हमसे दूरियां बनाकर रहते हैं। व्यापार के प्रारंभिक स्तर पर हमें केवल उन्हीं संबंधों से संपर्क बनाना होता है जो हमसे सहयोग की आशा रखते हैं और यह जानने का विशेष प्रयास करना चाहिए उनके जीवन में हम अपनी उपयोगिता को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। ऐसा करते समय अब एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने समय का निर्धारण कर चुके हो। हम सभी के पास प्रकृति के द्वारा प्राप्त प्रतिदिन समय 24 घंटे का ही होता है। हमें अपना अधिकतर समय सदुपयोगी बनाने के लिए उसे एक सारणी में लिखना आवश्यक होता है। आपको स्वयं यह पता होना चाहिए आप प्रतिदिन उठने से लेकर रात्रि को सोने तक अपने समय का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। आपको अपने समय का प्रत्येक क्षण लिखित में ज्ञात होना चाहिए। प्रारंभ में आपके लिए ऐसा करना एक अत्यंत जटिल कार्य सिद्ध होगा। आपका मस्तिष्क इसके लिए आपको आज्ञा नहीं देगा क्योंकि उसे आपने वर्तमान समय तक जो कार्य की सूची प्रदान की हुई है वह उसके अनुसार ही अपनी प्रणाली विकसित कर चुका है। हमारी मानसिकता जब एक बार विकसित हो जाती है तो उसमें नवीनता को जोड़ना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक होता है। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ निश्चय अपने हृदय में पैदा करना होता है। अब हमको उस लक्ष्य के लिए अपनी योग्यता को विकसित करने का समय खोजना होता है। हमारे 24 घंटे में प्राथमिक स्तर पर हमें थोड़ा सा समय अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करना होता है। इस प्रारंभिक सत्र में हमें केवल अपने लक्ष्य की जानकारी एकत्र करते हुए उसके प्रति एक सूचना संग्रह एकत्र करना होता है। धीरे धीरे हमारा समय लक्ष्य के प्रति एक नवीनता प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। हमें केवल इस नवीन ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए इस समय को बढ़ाना होता है। आपके समक्ष एक समस्या लक्ष्य के निर्धारण की भी हो सकती है। लक्ष्य निर्धारण एक कला है जिसके 4 चरण होते हैं। यह 4 चरण रुचि, अभिरुचि, उत्साह एवं प्रकृति के रूप में संबोधित किए जाते हैं। हमें उन सभी कार्यों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना होता है जो हमें हमारी रुचि से मेल खाते हैं। अब इन सभी कार्यों की सूची हमें बनानी होती और इनमें से कोई एक कार्य जो हमें भविष्य में प्रसन्नता दे सके उसका चयन करना होता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा यह कार्य हमें सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करे एवं हमारे बौद्धिक बल का भी विकास करे। इसके उपरांत हम इस कार्य को विशेष तौर पर अपना रुझान प्रदान कर सकते हैं। अब हमारा पहला चरण समाप्त हो चुका होता है और दूसरे चरण की ओर हमने प्रवेश कर लिया होता है। दूसरे चरण में यह कार्य हमारी अभिरुचि का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। हम अपने प्रत्येक दिन में इसके लिए विशेष समय उपयोग में लाएंगे। अब इस कार्य को करते हुए हमें एक मानसिक शांति का भी आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। यह मानसिक शांति हमें इसके अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने में सहयोग करेगी। अब हम इस कार्य को अपने पूरे उत्साह के साथ करने का प्रयास करेंगे और समय के बदलाव के साथ इसमें नवीनीकरण लाने का विशेष प्रयास करेंगे। हम यह प्रयास करेंगे कि अब इस कार्य को कुछ अलग तरीके से किया जाए और इससे विशेष प्राप्ति अर्जित की जा सके। आपको यह कार्य करते हुए पहले से ही मानसिक शांति का आभास हो चुका है। अब आपकी मानसिकता इसके द्वारा आपके अन्य कार्यों को भी बल प्रदान करने के लिए विकसित हो चुकी है। जब आप अपने इस कार्य को उत्साह से करेंगे और साथ ही इसमें नवीनता लाने का प्रयास करेंगे तो आपका बौद्धिक बल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा।
आपको अपने बौद्धिक बल का अब सदुपयोग करते हुए समय का उचित निर्धारण करना होगा और अपने अधिकांश समय को अपने इसी कार्य के साथ जोड़ना होगा। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक तौर पर विशेष संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। तीसरे स्तर तक पहुंच पाना थोड़ा कठिन अवश्य होता है, लेकिन इस स्तर के आगे जाना एक जटिल प्रक्रिया भी होती है। आप उस कार्य को उत्साह के साथ करते करते उसमें डूब सकते हैं और अतिरिक्त समय का भी उपयोग कर सकते हैं, किंतु आपको ऐसा उस समय तक नहीं करना जब तक आप उससे कोई विशेष प्राप्ति अर्जित करना सीख नहीं जाते। अब आपके पास अपने उस कार्य के साथ समय का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राप्ति आपके उद्देश्य के साथ संबंध रखती है। ऐसा आवश्यक नहीं आप केवल आर्थिक रूप से प्राप्ति हेतु किसी कार्य को करें। प्राप्ति उसके उपरांत भी कई बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के रिक्त क्षेत्र होते हैं, जिनको समय रहते सम्मानित रूप से संतुलित करना आवश्यक होता है। जब आपके पास आपकी अभिरुचि उत्साह के रूप में सम्मिलित हो जाती है, तो सर्वप्रथम आपको एक विशेष प्राप्ति होने का मार्ग खोल कर देती है। अब आपको इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन के उस उद्देश्य की ओर कदम रखने चाहिए जिन्हें आप पूरा करने के लिए सोचते थे। अधिकांश हम जिस उद्देश्य को लेकर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, हमें कुछ समय व्यतीत करने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि वह कार्य एक अन्य दिशा की ओर हमें मोड़ चुका है। वास्तव में अधिकांश लोगों का मानसिक बल न्यूनतम स्तर पर कार्य कर रहा होता है, जिसके कारण उनको यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि उनके जीवन की सत्यता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ अपने मानसिक बल को विकसित करना ही होता है। उदाहरण के तौर पर जब हम देसी गाय का शुद्ध दूध उपयोग में लेकर आते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि इसमें से शुद्ध घी कितना प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हमें एक विशेष प्रणाली का उपयोग करके दूध के साथ कार्य करना होता है। हमारा परिवार मूल रूप से किसी एक व्यक्ति को अपना मुखिया मानता है। मुखिया मूल रूप से प्रत्येक परिवार का वह व्यक्ति होता है जो अपने बौद्धिक बल से दिशा निर्देश सभी को प्रदान कर सके। जिस प्रकार एक वाहन को चालक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक परिवार को एक मुखिया की आवश्यकता भी होती है। एक चालक को सदैव एक सहायक की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा वह निश्चिंत होकर अपने वाहन को नियंत्रित करता है। ठीक उसी प्रकार एक मुखिया को परिवार के सदस्यों के सहयोग की विशेष आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर एक परिवार में पति, पत्नी, बच्चे एवं बुजुर्ग सम्मिलित होते हैं। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल होता है, परिवार के आर्थिक स्रोत का वह मुख्य कारक होता है। परंतु यह सदैव नहीं होता उसको ही परिवार का मुखिया मान लिया जाए। यदि घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके निर्देश प्राथमिक स्तर पर माने जाते हैं, परंतु वास्तविक तौर पर चालक उसी को माना जाता है जो घर के सभी आर्थिक समीकरणों को पूरा कर सकें। परिवार के अन्य सदस्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चालक का सहयोग भी करते हैं एवं अपनी आवश्यकताओं की मांग भी उससे ही करते हैं। प्रत्येक परिवार मूल रूप से समाज में एक प्रतिष्ठा रखता है। उसकी प्रतिष्ठा का स्तर उसके आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। प्रत्येक परिवार को अपने समाज के अनुसार अपने आर्थिक स्तर का निर्धारण स्वयं ही करना होता है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति प्रगति प्राप्त कर रही हो, उसे अपने समाज के लिए सेवार्थ भाव से उपयोग करना चाहिए। परंतु उसे यह ज्ञात अवश्य होना चाहिए कि क्या वह वास्तव में समाज का सहयोगी बनकर उचित कार्य कर रहा है अथवा नहीं। सामान्य तौर पर अधिकांश लोग समाज में सहयोगी तो बनते हैं, किंतु यह उन्हें ज्ञात ही नहीं होता उनका सहयोग उनको किस दिशा में लेकर जा रहा है।
इसी प्रकार परिवार को मासिक तौर पर कितने धन की आवश्यकता होनी चाहिए इसका सही आंकड़ा भी ज्ञात नहीं हो पाता। जब हम अपने नेटवर्क का गठन कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आर्थिक आंकड़ों पर भी विशेष योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु हमारी प्रगति पर बाधक बन सकती है। इसलिए प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति से पूर्व ही हमें उसके विषय में ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, साथ ही हमारे पास उसके आगे का मार्ग भी निर्धारित होना आवश्यक होता है। जैसे जैसे हमारा बौद्धिक बल प्रबल होता चला जाता है, ठीक उसी गति से हमारा जीवन पथ भी परिवर्तन ग्रहण कर लेता है। हमें अपने नेटवर्क का प्रारंभिक संतुलन अपने परिवार के इन सभी समीकरणों को आधार मानकर ही करना चाहिए, अन्यथा हम कभी भी सफलता प्राप्त करते हुए भी सफल लोगों की सूची में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विषय के अंत में आपको भागवत की एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा किसी न किसी रूप में प्रत्येक धार्मिक संगठन में विदित है। सनातन सभ्यता के अनुसार एक बार मनु ऋषि प्रातः काल स्नान करने के उपरांत जब सूर्य को जल अर्पित करने के उद्देश्य से अपने हाथों में जल को भर रहे थे तो उन्होंने एक आवाज को सुना। जब उन्होंने इस आवाज की दिशा को जानने का प्रयास किया तो उन्हें अपने हाथों में एकत्र जल से यह ध्वनि आते हुए प्रतीत हुई। उनके देखा कि एक छोटी सी मछली उनसे कह रही थी कि कृपया मुझे इस नदी में पुनः मत छोड़े, अन्यथा मुझे बड़ी मछली अपना भोजन बना लेगी। ऋषि को उसकी पुकार पर दया आ गई और उसे वह अपने साथ अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आए। रात्रि सभी कार्यों से निवृत्त होकर ऋषि विश्राम करने चले गए। अगली प्रातः जब उठे तो उनको पुनः एक ध्वनि सुनाई दी जो उसी मछली की थी। ऋषि कमंडल के समीप गए और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मछली अपने आकार से 2 गुना बड़ी हो चुकी थी। ऋषि ने एक बड़े पात्र में जल को भरा, उसमें उस मछली को डाल दिया। अगली प्रातः ऋषि यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मछली का आकार 2 गुना बढ़ चुका है और वह निवेदन कर रही है कि उसे बड़ा स्थान प्रदान किया जाए। ऋषि ने उस मछली को आश्रम के सरोवर में स्थान दे दिया और अपने कार्य पर चले गए। अगली सुबह ऋषि जब जागे तो उन्होंने देखा कि मछली सरोवर के आकार से भी बड़ी हो गई है और निवेदन कर रही है कि उसे एक बड़ा स्थान दिया जाए। ऋषि यह समझ गए कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से पूछा, आप कौन हैं और आपके इस कृत्य का क्या प्रयोजन है? तब श्री हरि ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और भविष्य में होने वाली घटना का ऋषि को विस्तार पूर्वक विवरण प्रदान किया। आगे की कथा संभवतः आपको विदित होगी, परंतु यहाँ पर मछली को केंद्र बिंदु मानकर आपको उसकी तुलना अपने बौद्धिक बल से करनी होगी। अर्थात अपने बौद्धिक बल का जितना अधिक आप उपयोग करना सीख जाएंगे उसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं और अपने अगले अध्याय में नेटवर्क मार्केटिंग के अगले स्तर का ज्ञान आपसे साझा करेंगे। आप इस ज्ञान को केवल अपने तक ना रखकर अपने मित्रों तक साझा अवश्य कीजिएगा। आपको हृदय से धन्यवाद। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई-प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।